हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ईंट से ईंट मिलकर एक दीवार बनती है और वो दीवार लंबी होती जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी कैसे ग्रो करती है, या हमारी बॉडी कैसे लंबी होती है, हम कैसे हाइट गेन करते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर कैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं? आइए आज के वीडियो में इस बात पे डिस्कस करते हैं। डियर लर्नर्स, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली दो तरह के सेल मिलते हैं। एक जिन्हें हम बॉडी के सेल्स या सोमेटिक सेल कहते हैं, और दूसरे हमारी बॉडी के अंदर जर्म सेल या सेक्स सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं। एक सेल मल्टीप्लाई होता है 2 में, फिर 2 मल्टीप्लाई होते हैं 4 में, और इस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते रहते हैं और हम ग्रो करते रहते हैं, हम हाइट गेन करते रहते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स ग्रो करते रहते हैं। सेल साइकिल का आज हम दूसरा फेज पढ़ने जा रहे हैं। पहला फेज हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। एक सेल, एक पेरेंट सेल या जो सेल डिवाइड होता है जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, वो डिवाइड होने के बाद जब न्यूली बॉर्न सेल या नए सेल में डिवाइड होता है तो वो डिफरेंट फेजेस में गुजरते हैं। पहला मरहला जिसमें वो बड़े होंगे, ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, उनके अंदर वो तमाम प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जिन्हें हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस पे मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाएँ वहाँ पे देखें, उनके तमाम फेजेस के बारे में जानें। लिंक अवेलेबल है यहाँ आपके सामने। इंटरफेस गुजरने के बाद जब सेल एम फेज में आता है या सेल डिवीजन फेज में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल डिवीजन होती हैं। नंबर 1 माइटोसिस और नंबर 2 मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन पहली टाइप की सेल डिवीजन है जिसके अंदर हमारी बॉडी का सेल या बॉडी के सोमेटिक सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। दे मेक एग्जैक्ट कॉपीज, डिवाइड होते हैं, अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और वो सेल जैसे बढ़ते हैं तो हम ग्रो करते जाते हैं, हम हाइट गेन करते जाते हैं, हमारे टिश्यूज़ बढ़ते जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बढ़ते जाते हैं। ये सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर जब कहीं ज़ख़म होता है या कहीं कोई बॉडी का पार्ट छिल जाता है तो वहाँ के इतराफ़ में मौजूद सेल डिवाइड होते हैं और उस ज़ख़म को भरते हैं। यानी ये सेल डिवीजन जो माइटोसिस सेल डिवीजन है हमें दो तरीक़ों से मदद करती है, दो तरीक़ों से हमारे बॉडी के अंदर रोल प्ले करती है। एक ग्रोथ में और दूसरी इन वाउंड्स को, ज़ख़मों को, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, लॉस्ट एरिया को रिपेयर करने में हेल्प करती है। माइटोसिस सेल डिवीजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। दीज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन 4 फेज की कहानी मैं आपको आज बता रहा हूँ। इन फेजेस के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रोफेज के अंदर कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और बार बार ये आगे आएंगी, और एक ही बार बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ताकि आगे जब भी प्रोफेज मियोसिस में आए या जो भी आगे दोबारा कहीं प्रोफेज आए तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, आमतौर पे जब हम सेल को देखते हैं तो हमें न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। प्रोफेज के दौरान ये क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्लस्टर की फॉर्म में पड़ा हुआ है, गुच्छे की तरह पड़ा हुआ है, उलझा हुआ पड़ा हुआ है, ये क्रोमेटिन मटेरियल लाइनअप होना शुरू हो जाता है। इनके क्रोमोसोम्स स्ट्रेटन होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के पहले मरहले में। जब क्रोमेटिन मटेरियल लाइनअप हो जाता है, स्ट्रेटन हो जाता है, या क्रोमोसोम्स अपने पेयर के साथ जुड़ के सीधे हो जाते हैं तो हम उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद इसी फेज के अंदर सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस अपनी साइज ग्रो करता है, अपनी साइज बढ़ाता है। ये साइज इसीलिए बढ़ाता है ताकि जब क्रोमोसोम्स ट्रैवल करें, जब सेल डिवाइड और क्रोमोसोम्स ट्रैवल करेंगे तो इनको जगह मिल सके, एक्स्ट्रा जगह इनको चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इसलिए न्यूक्लियस जो है अपनी साइज इनलार्ज करता है, अपनी साइज बड़ी करता है, बड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बड़ी होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने के बाद गुम हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। इसी फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो एक ऑर्गेनेल होती है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ये हमारे सेल के अंदर पेयर में पड़े होते हैं। एक सेंट्रोसोम सेल के एक एंड पे चला जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम सेल के दूसरे एंड, अपोजिट पोल पे चला जाता है। उसके बाद इसी फेज में ये स्पाइंडल फाइबर्स या धागे बनाना शुरू करते हैं जो कि इन क्रोमोसोम्स को ट्रैवल करने में हेल्प करेंगे। यहाँ तक प्रोफेज ख़त्म हो जाता है। प्रोफेज ख़त्म होने के बाद दूसरा जो फेज़ स्टार्ट होता है जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। इस मेटाफेज के अंदर ये धागे जाकर उन क्रोमोसोम्स के बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं उनके साथ जाकर अटैच होती हैं। इंसान के अंदर, यानी जो इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल 46 होते हैं। ये 46 अपने एग्जैक्ट कॉपीज़ बना चुके हैं। कहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था, सेल साइकिल के इंटरफेज में। इस फेज़ के दौरान इन्होंने अपनी कॉपीज़, सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ली थी, और उसके बाद अपोजिट पोल पे पड़े हुए सेंट्रोमेयर इन अलग अलग क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ अटैच होंगे और उनको खींचना शुरू करेंगे, और ये
क्रोमोसोम्स की ट्रेवलिंग जो है इस मेटाफेज के एंड तक चलती रहती है। हालांकि एनाफेज के अंदर भी ये क्रोमोसोम्स ट्रेवल करते रहते हैं और एनाफेज के एंड तक जाकर ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं जहां पे सेंट्रोमेयर इनको खींच रहे थे। इस तरह एनाफेज के एंड तक ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं और इनके इर्द गिर्द नए क्रोमोसोम्स की वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू होती है, बनना शुरू होती है और इस तरह एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियस में, जिसे इस न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कार्योकाइनेसिस कहते हैं। द वर्ड कार्योकाइनेसिस मीन्स division of nucleus. The word karyon means nucleus and kinesis means division. So this is the division, this is the splitting of nucleus into two nucleus. Then the cytoplasmic organelles also make their photocopies and travel to each opposite poles, and at the end of telophase the cell membrane moves towards the inner ends, and that's how cell divides into two new exact copies which are called daughter cells. तो ये कहानी थी इन चारों फेजेस की, जिसके अंदर एक सेल इन चारों फेजेस के अंदर गुजरने के बाद दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। अब सेल की एग्जैक्ट दो कॉपीज बन चुकी हैं। अब ये फिर इसी साइकिल के थ्रू पास होंगी और फिर से अगली मरहले में जाकर दो और सेल्स बनाएंगी और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और हम ग्रो कर पाते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन, जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र मैं कर चुका हूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। ये जर्म सेल हमारे गोनेट्स के अंदर डेवलप होते हैं, गोनेट्स के अंदर बनते हैं, जो कि मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, वहाँ पे जर्म सेल पाए जाते हैं। जैसे ही एक इंसान प्यूबर्टी को रीच करता है या मैच्योर होता है तो उसके गोनेट्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे सेल डिवाइड होकर जर्म सेल बनाते हैं या सेक्स सेल बनाते हैं, जो कि अगली नस्ल बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि एक सेल डिवीजन के अंदर 4 फेज होते हैं, तो मियोसिस सेल डिवीजन में मियोसिस 2 फेजेस में गुजरती है, यानी एक मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 के अंदर भी वही 4 फेज रिपीट होते हैं, जिनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 कहते हैं। इस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर इंसान में 46 होते हैं। ह्यूमन सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच एंड एवरी सोमेटिक सेल। इस सेल डिवीजन के अंदर एक सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी जो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर ये 46 नहीं होंगे, ये 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसीलिए ये इनको हाफ डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इनको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। बॉडी का वो सेल जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, क्योंकि आधे तो हमें मदर ने दिए, आधे हमें फादर ने दिए हैं, तो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ये डिप्लॉइड इनको कहा जाता है, या इनको 2n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो सेल जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, उनको हम हैप्लॉइड सेल या n से रिप्रेजेंट करते हैं। के टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो ज़रूर जानना चाहिए जो माइटोसिस के बारे में है। कहानी पे से वही है कि प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर होता है, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और जो है सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। मियोसिस 1 का पहला फेज प्रोफेज 1 एक लंबा फेज है। इसके अंदर और 5 सब फेजेस होते हैं, जिनके जो 5 सब फेजेस हैं उनमें सबसे पहला फेज लेप्टोटिन का है, फिर जाइगोटिन का है, फिर तीसरा आने वाला फेज जिसे हम पिकेटिन कहते हैं, और उसके बाद चौथा आने वाला फेज इसको हम डिप्लोटिन कहते हैं, और 5वां आने वाला फेज जिसे हम डाइकाइनेसिस कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज इन 5 नेम्स की मीनिंग है और इन मीनिंग के हिसाब से ये प्रोसेस होता है। सबसे पहला फेज जो प्रोफेज 1 का है जिसे हम लेप्टोटिन कहते हैं। लेप्टोटिन वर्ड का मतलब है, लेप्टो मतलब थिन और टिन मतलब धागे। सब फेज के अंदर सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर होना शुरू हो जाता है। अपीयर होने के बाद इनके धागे जो होते हैं, होमोलॉगस पेयर जो होते हैं, उनकी एंड्स क्लियर और वाज़ेह दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इन क्लियर और वाज़ेह सिंगल नोकदार लेप्टिन कहते हैं, जो कि आगे आने वाले सीरीज में पेयर बनाएंगी, जोड़े बनाएंगी, साइनेप्स बनाएंगी और क्रोमेटिन मटेरियल शेयर हो।
तो इस फेज को हम लिप्टोटिन कहते हैं। उसके बाद दूसरा सा फेज जो है जिसे हम जाइगोटिन कहते हैं। जाइगो का मतलब है मिलना या जुड़ना। इस फेज के अंदर, जाइगोटिन फेज के अंदर, ये क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इस फेज को हम जाइगोटिन कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो फेज है जिसे हम पिकाटिन कहते हैं, इसमें एक क्रोमोटिड की आर्म ने दूसरे क्रोमोटिड पे ओवरलैप किया है, क्रोमोसोम्स की आर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी हैं, तो चौथा आने वाला फेज जो होता है उसे डिप्लोटिन कहते हैं। इस फेज के अंदर जो मोटे धागे बने हैं, डिप्लो का मतलब मोटे और टिन का मतलब धागे, जो मोटे धागे या दो क्रोमोसोम्स आपस में, दो क्रोमोटिड आपस में एक दूसरे के करीब आए हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, अपनी डीएनए एक दूसरे के साथ, जो डिफरेंट जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होगी, और इसके साथ एक्सचेंज होने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगी डायकाइनेसिस फेज में। अब ये जो 5 सब फेज गुजरे हैं, इसमें जो क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेशन में रोल प्ले करेंगी, क्योंकि हम जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं, बड़ा भाई या छोटा भाई या सिस्टर ब्रदर, हम एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। वो डिफरेंट इसी वजह से नजर आते हैं क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ अलग अलग जीन्स या कैरेक्टर्स शेयर किए हैं। तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्रोमेटिन मटेरियल जो एक दूसरे के साथ शेयर हुआ है, ये कॉज करता है हम में डिफरेंसेस की। इसी वजह से हम जो हैं एक ही फैमिली के मेंबर्स, एक ही माँ बाप की औलाद एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज होने के साथ हम में डिफरेंसेस या वेरिएशन बनती हैं। उसके बाद क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद दूसरे फेज में जाएंगे जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। अब मेटाफेज के अंदर सेंट्रोसोम इनको खींचेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, क्योंकि इस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाती। अगर इस फेज के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनी भी हैं तो वो साइड पे पड़ी हुई हैं, और क्रोमोसोम्स जो 46 थे वो सेपरेट हो चुके हैं। 23 एक पोल की तरफ जाएंगे, 23 एक पोल की तरफ जाएंगे। ये जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे होकर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। इस तरह जो नया न्यूक्लियस बनेगा टेलोफेज के एंड तक, उसमें जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होने के बाद फिर वही कहानी, जिसमें एक सेल डिवाइड होगा और 2 नए सेल बनेंगे जिन्हें, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 के अंदर भी 4 फेज मैंने आपको बताए थे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। उसके अंदर भी वही कहानी होती है। यही सेल जो 2 बने हैं मियोसिस 1 के एंड तक, 2 जो सेल बने हैं ये अपने फिर से डुप्लीकेट कॉपीज बनाएंगे। मैकेनिज्म जो प्रोसेस है वही है जो माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि 23 वाला एक सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा जो कि 2 बनेंगी, और 23 वाला दूसरा भी एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाएगा जो भी मियोसिस के इन 8 फेजेस के अंदर, 8 फेज के अंदर एक सेल गुजरने के बाद जो अपने नए डॉटर सेल बनाएगा वो 4 इन नंबर होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल सिंपल सा पैदा होता है कि मियोसिस 2 के बाद जो क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल के अंदर आए हैं, क्योंकि 23 तो अवेलेबल थे मियोसिस 1 खत्म होने के बाद, 23 एक सेल में, 23 एक सेल में, बाकी 23 कहाँ से आए? तो एस फेज के अंदर जो डबल कॉपीज बनी थी या सिस्टर क्रोमेटिड्स बने थे वो हर क्रोमोटिड के साथ अटैच थे। मियोसिस 1 में सेपरेट नहीं हुए थे, अटैच ही रहे, और मियोसिस 2 के बाद ये अब हर क्रोमेटिड ने अपनी सिस्टर कॉपी अलग अलग सेल को दी। ये भी बात नोट कर लीजिए कि मियोसेल इंटरफेज में गुजरता है, G1 फेज के बाद एस फेज के बाद G2 फेज में नहीं जाता, बल्कि वो चला आता है मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर। तो इस तरह एक सेल 4 कॉपीज बनाता है जो कि हमारे गैमेट्स कहलाते हैं। मेल के अंदर अलग गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर अलग गैमेट्स बनते हैं जिसे हम ओवा या एग कहते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। अब यही सेल, हाफ सेल आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे और जायगोट बनेगा जो कि नई जनरेशन पैदा करेगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो है हमें गैमेट्स बनाने में या सेक्स सेल्स बनाने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही। कंटेंट्स अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।